दोस्तों मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पे मिलता रहे। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं इस टॉपिक में या यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ, जिसमें हमारा 4th लेसन चला हुआ है अभी, सरलीकरण। और अभी तक हम इसमें इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और अभी तक हम 15 एग्जाम्पल इसके कर चुके हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों देखिए आज हम क्या करते हैं। तो हमारा आज का सवाल है पहला एग्जाम्पल 16। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक टीवी तथा एक वीसीआर का मूल्य ₹35,000 है। यदि टीवी का मूल्य वीसीआर से 1/2 अर्थात 1.5 गुना हो तो वीसीआर का मूल्य ज्ञात कीजिए, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमें टीवी और वीसीआर से कितना बताया है, 1.5 गुना बताया है। तो अगर हम इसे लिखें, किस तरीके से लिखें, आपको कई तरीके से इसे लिख सकते हैं। सिंपल सा है, मैं टीवी को T.V से लिख रहा हूँ और वीसीआर को लिख रहा हूँ मैं VCR। उम्मीद है ये आपको समझ में आया। तो वीसीआर से 1.5 गुना है टीवी का मूल्य, वीसीआर से 1.5 गुना। तो 1.5 को आप एक बार ठीक कर लो आप, है ना। 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए आपको किसी भी तरीके से इनका रेशो निकालना है और रेशो में एक की वैल्यू यहाँ से 3 ले सकते हैं और एक की 2। लेकिन बस इतना ही समझना है कि आखिर 2 किसको लिया जाएगा और किसको आपको 3 लेना है। तो टीवी का मूल्य वीसीआर से कितना है, 1.5 गुना ज़्यादा है। तो ज़्यादा किसका है, फिर टीवी का है। तो अगर यहाँ वीसीआर का कितना है, 2 है, तो टीवी का कितना है, तो वीसीआर का के लिए गुणा लगाते हैं आप 3/2, या तो आप इसे ऐसे लिखिए कि जो टीवी है वो वीसीआर का 1.5 गुना है। तो 1.5 से यानी कि 3/2 से यहाँ गुना कर दीजिए। तब आप एक बात याद रखिए कि भाई गुणा के मान किसके हैं, दूसरों के। अब अगर आप यहाँ पे 3 को यहाँ पे ले आवें, यानी कि आप क्या लिखें, टीवी अनुपात, आप यहाँ से अनुपात बनावें वीसीआर, तब भी ये 3 जो है बटे में आएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये 2, यहाँ पे इस तरीके से रह जाएगा। तो टीवी और वीसीआर का जो अनुपात है वो कितने बनने वाला है, 3:2। अगर आपको ये चीज़ ऐसे समझ में नहीं आ रही तो आप इसे ऐसे लिखिए कि वीसीआर को बटे में ले लीजिए, टीवी बटे वीसीआर, और तब देखिए यहाँ पे सामने क्या है, 3 और यहाँ पे कितना है, 2। और जैसे कि हमने बताया था कि बटे के मान, यानी कि टीवी के मूल्य यहाँ पे क्या चलेगा, 3 और वीसीआर का क्या चलेगा, 2। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि टीवी का मूल्य वीसीआर से 1.5 गुना है, तो उस चीज़ को हमें बस सही से समझना है। 1.5 गुना को हमने पहले सिंपलीफाई कर लिया, 2 एकम 2 और 1 जोड़ लिया 3, तो 3/2। इसमें जाहिर सी बात है एक अनुपात किसके लिए काम करेगा, टीवी के लिए, और एक वीसीआर के लिए। बस हमें गलती नहीं करनी कि कौन सा रेशो किसके लिए काम करने वाला है। तो हमने देखा टीवी है ना, वीसीआर का के लिए गुणा लगा के 3/2। अब देखिए यहाँ से आप सीधे समझिए कि 3 यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे रह गया 2, तो सीधे अनुपात 3:2 बता दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वीसीआर को बटे में लेकर आइए, बराबर है तो क्रॉस ही आना है। तो टीवी के सामने है 3 और वीसीआर के सामने 2, तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं टीवी और वीसीआर का जो रेशियो है वह कितना है, 3:2। इसका मतलब टीवी के लिए हम क्या कहेंगे, 3 अनुपात है और वीसीआर के लिए 2 है। अगर ये बात हमें क्लियर हुई है, उसके बाद क्या कहा, कुल मूल्य कितना है, 35,000। तो देखिए कैसे करेंगे आप, या तो आप इन्हें जोड़ लीजिए, 3 और 2 5, इनका टोटल हुआ 5 और उसको किसके बराबर ले लीजिए आप, 35,000 के। तो 5 बराबर ले लीजिए आपने 35,000। आप इसे 5 अनुपात कहेंगे तो 5 के साथ आप यूनिट लगा सकते हैं कि वे 5 यूनिट है, ठीक है। और उससे 1 यूनिट के मान या 5 अनुपात का मान 5×7=35 कितना आएगा, 7,000। तो यहाँ पे वीसीआर का मूल्य बताना है जिसकी यूनिट या अनुपात कितना है, 2। तो उस समय 2 अनुपात यानी कि 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, आप 2 से गुणा कर देंगे किसको, 7,000 को। तो 7 दूनी 14, इस तरीके से आप कर सकते हैं। या आप अनुपातिक योग का मेथड लगा सकते हैं कि भाई वीसीआर का मूल्य हमारे से पूछा गया है, तो वीसीआर के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 ऊपर लिख लीजिए, जो भी अनुपात वीसीआर का है वो ऊपर लिखिए, और अनुपातिक योग में आप इनका योग करते हैं, तो 3 और 2 को जोड़ लेते हैं, तो उसे नीचे लिखते हैं आप, और जो कुल योग है उसे यहाँ पे लिख देते हैं 35,000, और तब आप इसे हल करते हैं। तो 5 से आप इसे काटिए, 5×7=35 और 7 दूनी 14। तो इस तरीके से देखिए, है ना, दोनों ही तरीके से, या तो हम अनुपातिक योग मेथड लगा दें या हम यूनिटरी मेथड लगा दें। यहाँ पे दोनों ही तरीकों से हमारे वीसीआर का मूल्य क्या है, 14,000।
तो सबसे पहले जो जरूरी है इस सवाल में वो ये है कि जो 1.5 गुना बताया है उसमें जो रेशियो हमने तैयार किया है 3:2 है ना, वो हमें समझना है सही से कि टीवी का मूल्य यहाँ पे अनुपात जो है वो 3 चलेगा और वीसीआर का 2। उसके लिए हमने आपको बताया टीवी बराबर वीसीआर का 3/2, तो यहाँ पे 3 बटे के मान अपने होते हैं, तो 3 इधर क्रॉस में आएगा, तो टीवी के लिए 3 और वीसीआर के लिए जो बटे में 2 है वो, या फिर वीसीआर को बटे में ले लीजिए और देखिए टीवी के लिए 3 और वीसीआर के लिए 2। तो किसी भी तरीके से आप समझिए, अच्छे से समझिए कि टीवी और वीसीआर का अनुपात यहाँ पे 3:2 बना है। अब उसके बाद देखिए कहा कुल योग, तो अनुपात को जोड़ लीजिए तब भी 5 है, तो 5 को डायरेक्ट 35,000 के इक्वल ले लीजिए कि 5 बराबर 35,000, एक का मान कितना 7,000, क्योंकि ये अनुपात है तो मैंने वहाँ यूनिट लिख दिया और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे 5 अनुपात लिख लीजिए, हिंदी में मैंने उसको यूनिट लिखा है ना। तो 5 यूनिट बराबर 35,000, 1 यूनिट यानी कि एक अनुपात का मान 7,000, तो जो दो वीसीआर के 2 अनुपात है उनका मान कितना हुआ 14,000। तो वैसे ही अगर आप इसमें अनुपातिक योग विधि लगाएंगे तो क्या करेंगे, वीसीआर का अनुपात को ऊपर लिखेंगे और 3 और 2 जोड़ के 5 आप नीचे लिख देंगे और जो योग दिया है वो यहाँ गुणा में लिखेंगे, तो 5 से 35 और 7 दूनी 14। तो उम्मीद है दोस्तों ये सवाल क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए अब इस सवाल को करते हैं। इसमें क्या है, एग्जाम्पल 17 में दिया है कि 312 रुपये को 100 लड़के तथा लड़कियाँ, 100 केवल लड़के नहीं है, दोनों तथा लिखा हुआ है, तो आपको समझना चाहिए कि ये दोनों के बारे में बात हो रही है कि 100 लड़के तथा लड़कियाँ दोनों मिला के हैं। तो 100 लड़के तथा लड़कियों में इस प्रकार वितरित किया गया कि प्रत्येक लड़के को 3.60 रुपये तथा प्रत्येक लड़की को 2.40 रुपये मिलता है। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन 100 में से लड़कियों की संख्या क्या है हमें बतानी है। तो देखिए आप एक मेथड जानते होंगे जिसे हम एलिगेशन मेथड कहते हैं, एलिगेशन मेथड है ना। एलिगेशन का मतलब मिश्रण होता है। तो हम इस विधि से, ये सबसे आसान हमें पढ़ने वाला है, तो मैं क्यों ना इसी विधि का इस्तेमाल करते हुए हम इस सवाल को करें। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है एलिगेशन मेथड में कि भाई बॉयज़ को जो मिलने वाले रुपए हैं लड़कों को, है ना, जो लड़कों को मिलने वाले रुपए हैं वो कितने हैं, एक को मिलेंगे 3.60 या 3.6 लिख लीजिए, और वहीं दूसरी तरफ या 60 पूरा लिखे चलिए। लड़कियों को जो मिलने वाले हैं गर्ल्स को, उसको लिख लीजिए। एक लड़की को कितने पैसे मिल रहे हैं 2.40, ये आपने ऐसे लिखा। तो ये दिया हुआ है सीधे सीधे कि भाई लड़के को एक को मिलेंगे इतने और लड़की को मिलेंगे एक को इतने। लेकिन अगर हम ध्यान दें कि टोटल कितने रुपए बांट दिए गए हैं 312, और कितने बच्चों में, लड़के और लड़कियां मिला के 100 में, तो 312 जो रुपए हैं वो हमने 100 बच्चों में बांटे हैं। तो अगर हम औसत निकाल लें ऑन एवरेज कि एक स्टूडेंट, अगर हम लड़के और लड़की की बात ना करते हुए उन्हें स्टूडेंट समझें और स्टूडेंट के हिसाब से ऑन एवरेज देखें कि औसत देखें उनका कि एक बच्चे को हमने कितने रुपए दिए हैं, तो कुल रुपयों को हमें कुल संख्या से भाग देना चाहिए, है ना, 100 से, और 100 के पॉइंट लग जाएगा 3.12। तो अगर हम देखें, अगर अलग अलग देख रहे हैं कि भाई लड़कों को कितने मिले 3.6, लड़कियों को कितने मिले 2.4, पर स्टूडेंट जो पैसा खर्च हुआ है वो कितना है, कुल रुपए जो बांट दिए हैं 312 इस सवाल में 100 बच्चों को, तो 100 से भाग करें तो 3.12 रुपये पर बच्चा एवरेज आया है। और एलिगेशन ऐसा ही होता है। एलिगेशन का मतलब क्या, मिश्रण, कि भाई अलग अलग बॉयज़ का अगर हमें हिसाब लगावें तो उनका अलग हिसाब है 3.60 रुपये एक लड़के को मिले हैं। गर्ल्स का अगर अलग लगावें तो 2.4, लेकिन जब उनका मिश्रण हो रहा है, सभी बच्चों को एक तरीके से, एक स्टूडेंट की तरह से देख के हम एक औसत पर स्टूडेंट का हिसाब लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक बच्चे का औसत एवरेज मिल रहा है 3.12 रुपये, कि प्रत्येक बच्चे को लगभग हमने 3.12 रुपये दिए हैं या खर्च हुआ है एक बच्चे पे। तो इसी मेथड को हम एलिगेशन कहते हैं, जहाँ दो अलग अलग ग्रुप होते हैं और उनको हम क्या करते हैं भाई, उनका एक औसत निकाल लेते हैं दो अलग अलग चीज़ों का, है ना, मिश्रण, है ना, जब दो चीज़ें मिलकर, तो लड़के और लड़कियों की कक्षा मिलकर, है ना, मिश्रण एक प्रकार से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे लड़कों का अलग डाटा था, लड़कियों का अलग डाटा था, हमने ये एवरेज जो निकाला 3.1, तो ये मिश्रण है दोनों का, है ना, लड़के और लड़कियों के औसत का ये मिश्रण है, तो इसलिए हमने इसे बीच में लिख दिया। और इसका आगे रूल क्या है भाई, इसमें से ये घटा दीजिए आप, बड़े में से छोटा, और इसको घटा के इधर लिखेंगे और वो बॉयज़ का अनुपात होगा, और इधर 3.60 में से ये घटा के इधर लिखिए और वो किसका, गर्ल्स के लिए अनुपात होगा। अगर आप इसे घटा के इधर लिखेंगे और इससे, तो ये अनुपात बदल जाएगा, वो लड़कों का नहीं आएगा, वो लड़कियों का। तो घटाते हुए कि यहाँ से जो घटा के इधर लिखेंगे, है ना, तो वो इनका आएगा रेशियो, तो तिरछा ही घटाना है आपको, ये लिख के इधर लिखना है आपको। तो देखिए करना क्या है, हमें 3.12 में से 2.4 घटाने हैं। तो चलिए मैं घटा के आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो देखिए घटा देते हैं,
है ना, यहाँ 2, 11 में से 4 गए 7, और यही आ गया आपका। तो ये जो 0.72 है वो आपने यहाँ लिखे, और उसी तरीके से इधर घटाना है। तो 3.60 में से आपको क्या घटाना है, 3.12। तो यहाँ से देखिए 10 में से 2 गए 8, 5 में से 1 गया 4 पॉइंट, ये कितना है 0.48। तो देखिए ये अनुपात होगा लड़के और लड़कियों का। यहाँ पे आप पॉइंट्स है, 2 पॉइंट इधर है, 2 ही डिजिट के पहले यहाँ है, तो समान अंकों के पहले पॉइंट है, इसलिए हमने हटा देंगे। दोनों डिजिट नीचे शायद आपको ना दिखे इसलिए मैं साइड में लिखूंगा, लेकिन दोनों कट किससे रहे, 12 से, है ना। तो 12 6 72 और 12 चौक 48। अभी भी ये कट जा रहे हैं, इनके आप 24 से काट सकते थे, तो 24 ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर हम दोनों को 24 से काट दें तो क्या रहेगा भाई, 24 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3, और 24 दूनी 48 2। पर ध्यान दें यहाँ पे लिखना चाहिए था, पर शायद दिखेगा नहीं नीचे। तो बॉयज़ और ये गर्ल्स का जो रेशियो यहाँ पे बन गया है वो कितना है, 72 और 48 काट के 3:2 का बना है। अब अगर इतनी बात अगर हमें समझ में आ गई है तो आगे बड़ा आसान है, क्योंकि हमें पता है उनका अनुपात आया है हमारे पास 3:2, और पिछले ही सवाल में अनुपात के बाद उसका योग पता था, उनकी संख्या का योग हमें पता है यहाँ पे कि लड़के और लड़कियाँ मिलाकर हम कितनी है 100। तो हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे इन्होंने किसका, लड़कियों की संख्या पूछी है, तो या तो अनुपातिक विधि है कि भाई लड़कियों का अनुपात ऊपर लिखिए 2 और जोड़ के कितना 5 लिखिए और गुणा में 100 लिख दीजिए। मतलब इस तरीके से कि अगर हम गर्ल्स की संख्या अनुपातिक योग मेथड से निकालनी है तो 2 ऊपर लिखेंगे, जोड़ करके 3 और 2 5 नीचे लिखेंगे और गुणा में 100 लिख देंगे। इस तरीके से 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40, और तुम कहेंगे कि गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है 40 है। और वहीं अगर हम टोटल ऐसे करेंगे कि 3 और 2 जोड़ के कितना 5, तो टोटल यहाँ 5 है और टोटल दिया कितना है संख्या 100। तो 5 बराबर किसके 100, यूनिटरी मेथड है तो 5 अनुपात या 5 यूनिट आप इसे कहेंगे 100 के बराबर। तो 1 बराबर किसके, 1 यूनिट है, पूरा लिख सकते हैं आप यूनिट भी, ताकि आपको पता लगे अनुपात है। 5 दूनी 10 तो किसके बराबर 20 के बराबर। तो अब गर्ल्स की संख्या इनके 2 अनुपात, इनके 2 यूनिट है ना, 2 यूनिट ऊपर ही लिख देते हैं कि 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 40 के बराबर। तो आप जैसा आपका मन करे ऐसा करिए। फिलहाल पहले ज़्यादा जरूरी है कितना, 3:2। तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि दिया था कि लड़के का जो मतलब एक लड़के को जो पैसे मिलने थे वो कितने थे 3.60, वहीं लड़कियों को मिलने वाले पैसे बताए थे 2.4। तो इसमें हमने एलिगेशन मेथड लगाया, और ये लगेगा कहाँ, कैसे लगेगा, पूरा का पूरा एक लेसन है। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर एलिगेशन की वीडियो पहले पड़ी हुई है, आप उसे देख सकते हैं, है ना। तो अगर आपको डाउट है तो आप एक बार समझिए इसको कि ये लगता कैसे है। तो ये अलग ग्रुप था, ये अलग ग्रुप था, और ये जो हमने क्या करा, कुल रूपों को कुल संख्या से भाग दिया, इनका औसत आया है लड़के और लड़कियों का इकट्ठा। ये मिश्रण का अनुपात है इनके एक तरीके से, तो इसलिए हमने इसको बीच में लिख दिया है। इसको यहाँ से घटाया इधर लिख दिया, इसमें से घटा के यहाँ लिखा, इनको पॉइंट को काट दिया, 2 2 के पहले है, फिर 12 24 से काटा हमने, 24 के 72, 24 दूनी 48, अनुपात बना 3:2। उसके बाद टोटल संख्या में पता है 100। 2 मेथड आपके पास है, या तो आप अनुपातिक योग विधि लगाइए या यूनिटरी मेथड कि भाई जोड़ के 3 और 2 5 बराबर किसके, संख्या 100 के। तो यहाँ से 1:20 के बराबर है, तो लड़कियों का जो अनुपात 2 है उसकी वैल्यू कितनी हुई 40। या फिर जो अनुपात जिसका पूछा है उसका अनुपात ऊपर, अनुपात को जोड़ कर 5 नीचे और गुणा में 100 लिख दीजिए, तब भी कितना आया 40। उम्मीद करते हैं दोस्तों सवाल क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। देखिए एग्जाम्पल 18 है ये, और इसमें कहा है ए तथा बी दोनों के पास कुल 158 रुपये हैं तथा सी के पास ए तथा बी के कुल धन से 101 रुपये कम है। यदि बी के पास सी से 23 रुपये अधिक हों तो ए के पास कितना धन है। देखिए एक तरीके की चेन है हमारे पास इस सवाल में, और हमें एक एक स्टेप को समझते हुए चलना है। एक साथ हम पूरे सवाल को दिमाग में नहीं रखेंगे, हम जोड़ेंगे चीज़ों को। जैसे सबसे पहले ये लाइन हम समझते हैं, ए तथा बी दोनों के पास 158 रुपये। एक समीकरण के रूप में हम इसे समझेंगे तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि भाई ए और बी दोनों के पास, तो ए प्लस बी बराबर हम क्या लिख देंगे 158। इस तरीके से इस लाइन को हमने गणितीय रूप में क्या लिखा कि भाई कहा है ए तथा बी दोनों के पास कितने हैं 158 रुपये। तो ए तथा बी दोनों के पास 158 रुपये इन्होंने कहा है जैसा, तो हमने ए प्लस बी 158 लिख दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या कहा, यहाँ तक हम कर चुके हैं ना, यहाँ से इस तरीके से लिखा यहाँ तक। फिर कहा सी के पास, जो सी है ए तथा बी के कुल धन से, तो ए बी का कुल धन कितना है 158, हम पहले लिख चुके हैं, उससे 101 रुपया क्या है कम है। तो अगर हम इसमें से जो कि ए बी का कुल धन है यानी कि 158 रुपये जो कि हमने ऊपर समझा था, उसमें से 101 कम कर दें, 101 कम रुपये किसके पास है,
सी के पास, इसका मतलब सी के पास कितना धन है, ए बी के कुल धन अर्थात 158 से 101 कम, तो 8 में से एक घटाइए 7 और ये कितना 5, अर्थात सी के पास कितने पैसे हैं, 57 रुपये हैं। यहाँ से क्लियर पता लगा है, लेकिन ये आंसर नहीं बता रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि बी के पास सी से 23 रुपये अधिक हो, अब जो बी है, बी उसके पास सी से, जो सी के पास पैसे, अब सी के पास कितने पैसे हैं यहाँ पे देख लीजिए, 57 रुपये हैं, तो सी के पास 57 है, उससे 23 रुपये अधिक किसके पास है, सी से 23 रुपये अधिक किसके पास है, बी के पास है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 23 जोड़ देंगे, तो ये पैसे किसके आगे, बी के आगे, जोड़ दीजिए, है ना, 7 और 3 10, 5 और 2 7 और 1 8, तो बी के पास कितने हैं, 80 रुपये। तो यहाँ से हमने देखिए समझा, अभी तक हम बी का मान निकाल चुके हैं, लेकिन क्या पूछ रखा है, ए की वैल्यू पूछी है, तो वहाँ तक नहीं है, यहाँ तक एक बार रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले कहा ए तथा बी दोनों के पास कुल धन 158, तो इसे गणितीय रूप में हमने लिखा ए प्लस बी बराबर 158, कि भाई ए के पैसे और बी के पैसे जोड़कर टोटल पैसे कितने हैं, 158 है। फिर आगे कहा सी के पास, जो ए और बी के पास टोटल पैसे हैं, कुल धन है, उससे 101 रुपया कम है, तो 158 में से 101 रुपया घटाया, तो सी के पैसे आए कितने, 57 रुपये, तो सी के पास 57 रुपये आ चुके हैं। अब आगे कहा यदि बी के पास सी से 23 रुपये अधिक हो, बी के पास सी से 23 रुपये ज़्यादा बताए हैं, तो 57 में हमने क्या करा, 23 रुपये ऐड कर दिए, तो इस तरीके से बी का अमाउंट आया 80। अब देखिए सबसे पहली जो हमने बात लिखी थी वो क्या लिखी थी, ए प्लस बी बराबर 158, सी के मान से बी का मान आ गया। अब ये मान अगर हम वापस यहाँ रख दें, जब तक कि अब तक जो इन्होंने कहा वो किया कि 158 उसमें से एक कम किया, 100 है ना, 57 आ गया, 101 कम करके फिर 23 जोड़ के बी का मान आया। अब ये बी का मान अगर यहाँ पे रख दिया जाए और यहाँ पे प्लस होगा और बराबर से इधर जाके 158 माइनस होगा, किसका मान आ जाएगा, ए का। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, तो हम जानते हैं जैसे कि ए प्लस बी के पास टोटल धन कितना है भाई, 158, जिसमें से ए के बी के पास कितने पैसे, 80, तो यहाँ से 180 रुपये हमें मतलब 80 रुपये हमें घटा देने चाहिए। ये यहाँ पे पुट कर लीजिए वैल्यू, अगर आप समीकरण की तरह हल करना चाहते हैं, कि बी का मान हमने क्या रखा, 80, और यहाँ पे बराबर कितना है, 158। तो यहाँ से बड़े ही आसानी से आपको समझ आएगा कि बी का मान कितना है, 80 है, और 80 इधर जाके बराबर से दूसरी तरफ 158 में से क्या होगा, माइनस होगा, तो हमें घटाना है इसको। तो 158 में से जो कि दोनों के टोटल पैसे, तो उसमें से बी के पैसे अगर हम घटा दें तो ए के पैसे हमारे पास बचेंगे। तो 8 में से 0 गए, ये आपका क्या बचा भाई, 8 बचा, और 15 में से 8 गए, कितने बचे, 7 बचे। तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर अर्थात ए के पैसे कितना धन है, 78 रुपये, 78 रुपये हमें बड़े ही आसानी से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं सवाल क्लियर है आपको। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए इस सवाल को देखते हैं, इसमें क्या कहा, 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। यदि 15 कुर्सी तथा 2 मेजों का मूल्य 4000 हो तो 12 कुर्सी तथा 3 मेजों का मूल्य बताओ। देखो बहुत सारे मेथड लगेंगे, लेकिन फिलहाल हम जो यहाँ पे कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड है, बराबर। अक्सर देखिए अब से लेकर पहले भी अगर आपने वीडियो देखी है हमारी, हम बराबर वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर रेशियो बना के, इनका अनुपात बनाकर ही सवाल को करना पसंद करते हैं। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि 10 कुर्सी का जो मूल्य है वह किसके बराबर है, 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। अब यहाँ से हमें अच्छा भी किस लिए लगता है, क्योंकि यहाँ से बड़े आराम से बटे के मान किसके, दूसरों के, और ना गुणा के मान अपने। तो कुर्सी और मेज का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा, तो जो 4 मेज के गुणा में लिखा है, गुणा के मान अगर बीच में बराबर है तो गुणा के मान दूसरों के, तो ये जो 4 गुणा में है मेज के वो कुर्सी का अनुपात, और जो यहाँ गुणा में है वो मेज का अनुपात, आप ऐसा मान लेंगे। और काट दीजिए 2 और ये कितना 5, इसका मतलब ये हुआ अगर एक कुर्सी की कीमत 2 है तो मेज की कितनी है, 5 है। और क्योंकि हम अगली इक्वेशन में रखेंगे तो हम इसे 2x लिख लेंगे और इसे क्या मान लेंगे, 5x, तो ऐसा मान के चलेंगे। अब आगे देखेंगे, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया, जहाँ तक हम अनुपात बनाया कि 10 कुर्सी, तो 10 कुर्सी लिखी हमने और बराबर किसके, 4 के बराबर है। तो जैसे ही बराबर सब देखा ना हमने, तो हमने क्रॉस में भेज दिया कि गुणा के मान दूसरों के बटे के अपने, तो 4 इधर कुर्सी पे ले आए, 10 इधर ले गए, तो इसे काट दिए तो अनुपात कितना बना, 2:5। तो ये वैल्यू हमने क्या मान ली, 2x और 5x। अब आगे क्या कहा, 15 कुर्सी तथा के लिए प्लस लगाएंगे, 2 मेज का जो मूल्य है वह कितना है, 4000। तो यहाँ पैसे लिख लिया हमने, इसको इस तरीके से लिखा, 15 कुर्सी तथा 2 मेज का मूल्य 4000। अब देखिए एक कुर्सी की कीमत कितनी है, 2x, तो यहाँ पे ना आप 2x लिखिए, यहाँ पे 2 है, मेज की कीमत लिखिए 5x, बराबर किसके, 4000 के। तो 15 दूनी 30x और 5 दूनी 10x बराबर किसके, 4000 के।
अब 10 और 30 कितने हुए 40x बराबर 4000 के, ये जीरो गई, ये 100, तो x की वैल्यू जो आई आपकी यहाँ पे कितनी आई 100। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर है। एक बार और देख लीजिए कि 15 और एक कुर्सी को क्या मानना हमने 2x, तो हमने यहाँ 2x लिया, कुर्सी का कीमत एक की मानी 2x, तो 15 कितनी होगी 30x। एक मेज कितने का 5x का, तो वहाँ पे रख दिया, तो 5 दूनी 10x, ये 10 और 30 जोड़ के 40x, और ये 4000 को हमने यहाँ से काट दिया है, बटे में जाएगा ये, और हमने काट दिया डायरेक्ट ही, तो x की वैल्यू कितनी है 100। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ रख दें तो उस हिसाब से हमें समझ में आ रहा है कि 100 से गुणा होकर एक कुर्सी की कीमत कितनी हो जाएगी 100 गुणा 2 तो 200, और मेज की कितनी हो जाएगी 100 गुणा 5 तो 500। तो एक जो मेज है वो कितने की है 500 की, और एक जो कुर्सी है वो कितने की है 200 की। और इस सवाल में हमें 12 कुर्सी तथा 3 मेजों का मूल्य बताना है। किसका बताना है 12 तो क्या कुर्सी और 3 क्या मेज, इनका मूल्य हमें बताना है। तो बताइए अगर एक कुर्सी, जैसे कि हमने x का मान 100 निकाला, उसका अनुपात 2x था, तो 2 गुणा 100 से एक कुर्सी की जो कीमत आई है वो 200 आई है, तो 12 की कितनी हो जाएगी 12 गुणा 200 कर लीजिए 2400 हो जाएगी। 12 गुणा एक कुर्सी कीमत 200, तो 12 दूनी 2400 रुपये इनकी कीमत हुई। वहीं पे अगर एक मेज की कीमत की बात करें वो कितनी है 500 है, तो 3 मेज की कीमत कितनी हो जाएगी, आप गुणा कर लेंगे 3 गुणा 500, तो कितना हो जाएगा 1500। अब आप इनको जोड़ दीजिए, ये 0 0 9 और 3, तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर कितना है 3900। तो उम्मीद है सवाल क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए इस सवाल को समझते हैं, इसमें क्या कहा है ABC तीनों एक कंपनी में साझेदार हैं कि शेष वर्ष में A को कुल लाभ का 1/3, B को कुल लाभ का 1/4 तथा C को शेष जो है 5000 रुपये मिलता है। तो यहाँ पे क्या करा है, देखो A का हिस्सा कैसे बताया है 1/3 के हिसाब से, यानी कि भिन्न के हिसाब से 1/3 के हिसाब से। B को भी कभी हिस्सा बताता है कैसे भिन्न के हिसाब से 1/4 मतलब 1/4, लेकिन C के रुपये पूरे बताए हैं 5000 रुपये, तो A का भाग बताना है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो सबसे पहले देखिए समझिए ABC, A के पैसे क्या बताए A को कुल लाभ का 1/3, तो ऐसे बताया। B को क्या बताया 1/4, और C के रुपये में बताए कि C को कितने रुपए मिले हैं 5000 रुपये। तो हमें क्या बताना है A का कितना भाग है, यानी कि इस बटे का मान हमें रुपयों में बताना है, और C के बाद पता है। अब देखिए दो तरीके क्या हैं, इन्हें जोड़ लें, सबसे पहले इन्हें जोड़ लें, जैसे इन्हें जोड़ दिया हमने भाई 1/3 A का हिस्सा, B का हिस्सा कितना 1/4, सिंपली क्या करें 3 चौक 12, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, ऐसे जोड़ दें, और 4 और 3 7, 7/12। तो A और B के टोटल जब बैठा भिन्न का टोटल वो कितना बैठा है 7/12, जिसका मतलब भिन्न का क्या है कि अगर टोटल 12 है तो उसमें से 7 A और B को मिला है, तो बाकी किसको मिला होगा C को। तो C के लिए आप क्या करेंगे इसे 1 में से माइनस कर देंगे, है ना, क्योंकि भिन्न का टोटल 1 होता है। तो 12 एकम 12 में से आपने 7 गई, तो C का हिस्सा कितना मिला 5/12। तो C का जो भिन्न का जो हिस्सा है वो कितना है 5/12 है, और C का जो रुपयों में मान है वो कितना है 5000 रुपये है। तो अगर आप अब 5/12 को, जो कि C का मान आपने निकाला है, उसे 5000 के बराबर ले कि भाई 5/12 बराबर किसके 5000 के। और जैसे कि हमने कहा कि भिन्न में जो टोटल अमाउंट होता है वो 1 होता है, तो अगर आप 12 को ऊपर और 5 को नीचे भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए 5 से ये कितनी बार कट जाएगा 1000 बार, और 12 की गुणा 1000 में हो जाएगी, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिखेंगे आप, तो 12 गुणा 1 कितना हुआ 12000। तो आप इस तरीके से टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं कितनी कि 12000 आया है। अगर कई बार ये तरीका आपको थोड़ा दिक्कत करे तो देखिए पहले इसको तो आपको समझना ही है कि ये, तो इसका मान बटे में है, इसका मान बटे में है, और इसी का मान कितना है रुपयों में। हमने फ्रैक्शन में सोल्व कर दिया कि A का हिस्सा 1/3 1/4 जोड़ के 7/12 है, तो C का कितना बचा 5/12। C का मान हमने C के बराबर लिया 5/12 5000 के, 5 से इसको काट दिया, 12 की गुणा यहाँ कर दी, तो इस तरीके से आंसर आ चुका है। A का भाग थोड़ी ना आया है, ये टोटल आया है। A के भाग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 1/3, है ना, तो 12000 का अगर A का हिस्सा निकालना है टोटल में से तो आपको उसका 1/3 करना पड़ेगा, तो वो कितना हुआ 1/3, तो 3 चौक 12, तब वो कितना आएगा 4000। तो इस तरीके से आपका A का हिस्सा इसमें से आया है। लेकिन अगर आप क्या करें, देखिए अगर आपको 2-3 मान बटे में दिए हैं और एक पूरा रुपयों में मान दिया है, तो जाहिर सी बात है ये मान आपको किसी न किसी के बराबर रखना है और उसी से सवाल आगे बढ़ेगा। लेकिन आप किस तरीके से उसे यूज करेंगे ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे फ्रैक्शन में है जो भी बटे में उनका आप एलसीएम ले लो कि माना कुल रुपये या भाग जो भी आप मानने हैं उसे आप इनका एलसीएम ले लो एलसीएम के हिसाब से। तो 3 और 4 का कितना आया 12, तो आप मान के चलिए टोटल पैसा जो भी है वो 12 है।
अब 12 का 1/3, 12 का कितना 1/3, तो 3 चौक 12, 4 आ गया। और 12 का 1/4, 4 3 12, 3 आ गया। और टोटल 12 में से कितने बचे, देखो 4 और 3 7, 7, 12 में से 7 घटा दीजिए, कितने बचे 5। तो सी का हिस्सा देखो, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, और सी का कितना आ गया 5। तो यहाँ से ए का 4, बी का 3 और सी का 5, 4 3 7 और 5 12, टोटल बैठ गया 12। अब यहाँ पे देखिए 5 जो सी का मान है उसकी वैल्यू कितनी थी 5000, तो 5 बराबर 5000 के एक की वैल्यू कितनी आ गई 1000। और यहाँ से आपको किसका मान बताना था, ए का, तो ए का मान कितना है 4। तो अगर 1000 है तो 4 कितना हो जाएगा, 1000 से गुना कर दीजिए, 4 गुना 1000, तो ए की वैल्यू कितनी आई 4000। और टोटल मान निकालना होता तो एक का मान 1000 है, तो 12 गुना 1000 कितना हो जाता 12000। तो उम्मीद है दोस्तों सवाल क्लियर है। एक हिस्सा इस सवाल में आप भिन्न से देख लीजिए सवाल को या इस तरीके से देख लीजिए, आंसर सेम आया है। उम्मीद है आपको किसी न किसी तरीके से सवाल जरूर समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, एग्जाम्पल 21 है ये। कहा एक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप आप जानते हैं, मल्टीपल चॉइस, मतलब कि जिनमें ऑप्शन आपको दिए गए थे, इस प्रकार के प्रश्न हैं। इस परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं। तो जैसे ही आपका सवाल सही होता है, जब जांची जाएगी कॉपी, तो उसमें के लिए आपको कितने मिलेंगे 3 अंक मिलेंगे। लेकिन प्रत्येक त्रुटिपूर्ण मतलब गलत उत्तर के लिए आपको क्या करेंगे, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। आजकल आप एग्जाम देते हैं उसमें आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पे कितने अंक बताएं, 2 अंक काट लिए जाएंगे एक गलत उत्तर के लिए। सचिन ने कुल 30 प्रश्न के उत्तर दिए, तो सचिन ने यहाँ पे कितने प्रश्न के उत्तर दिए 30, तथा उसे 40 अंक मिले हैं, 40 अंक। तो उसने कितने प्रश्नों के ठीक उत्तर दिए ये हमें बताना है। तो देखिए कैसे हम सवाल को करेंगे। पहले हम 30 प्रश्नों में से ये पता कर लेंगे कि उसने गलत कितने दिए हैं। कैसे पता करेंगे वो समझना है ध्यान से। तो देखिए सचिन ने कुल कितने प्रश्न के उत्तर दिए, ये देखिए। तो कुल प्रश्न लिख लीजिए एक बार कि जो कुल प्रश्न है जिसके उत्तर उसने दिए हैं वो कितने हैं 30 हैं। अब देखिए ठीक उत्तर के लिए कितने अंक मिलने हैं 3। अगर उसके एक ठीक उत्तर के लिए उसे 3 अंक मिले और उसके 30 के 30 क्वेश्चन यानी कि प्रश्न ठीक हों, तो इस हिसाब से प्रत्येक प्रश्न के लिए उसको 3 अंक मिलते हैं। 30 क्वेश्चन के लिए 30 गुना 3 यानी कि उसको कितने अंक मिलने चाहिए थे 90 अंक। भाई अगर उसने 30 प्रश्नों के जवाब दिए और उसके प्रत्येक प्रश्न मतलब सभी सवाल सही होते तो एक सवाल के लिए 3, तो 30 के लिए उसको कुल 90 अंक प्राप्त होते। लेकिन वास्तव में उसको अंक कितने मिले हैं 40 अंक मिले हैं। कितने मिले हैं 40। तो 90 आने चाहिए थे अगर सभी ठीक होते, और अभी अंक आए कितने हैं 40 अंक। तो आप इन्हें घटाइए, कितना हिसाब गलत है फिलहाल हमारा 50 अंक। अगर हम मान कर चल गए थे कि उसके सभी के सभी सही हों, सभी के सभी क्या हो सही, अगर हम ये ऐसा माना था कि माना सभी सही हैं, तो क्या उसके उस समय 90 अंक आते। लेकिन वास्तव में इस सवाल के अनुसार उसके अंक कितने हैं 40। तो कहीं ना कहीं हम कहाँ गलती कर रहे हैं कि उसके 50 अंक एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अब देखिए हमें पहले से पता है कि निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। अब ये 50 अंक कितने अंकों पे कम होंगे, यानी कि उसके कितने सवाल हैं जो गलत हैं। तो हम देख रहे हैं कि भाई अगर उसका एक प्रश्न गलत हुआ तो जो उसको 3 अंक मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे। इसके अलावा 2 अंक अलग से कटेंगे, तो एक प्रश्न गलत होने से उसको जो सही पे मिलने हैं अंक 3 वो नहीं मिलेंगे। इसके अलावा 2 अंक अलग से कटेंगे, तो उसका एक प्रश्न पे कुल 5 अंकों का नुकसान होगा। एक प्रश्न पर उसे कुल 5 अंक का क्या होगा जी नुकसान होगा। उसके 5 अंक कम हो जाएंगे, क्योंकि उसको तुमने तो सोचा था सही है, तो अगर सही होता तो 3 मिलते, है ना। लेकिन अगर गलत हुआ तो एक तो वो 3 नहीं मिलेंगे उसको जो कि उससे मिलने चाहिए थे। अब अलग से निगेटिव मार्किंग है तो 2 अंक और कट जाएंगे। तो एक प्रश्न जैसे ही उसका गलत होगा तो उस पर 5 अंकों का क्या होगी उसको हानि होगी, 5 अंक उसके कम आएंगे। टोटल कितने अंक कम आए हैं 50। भाई 90 आने चाहिए थे अगर सभी ठीक होते, आए कितने 40, यानी कि 50 अंकों का सीधा नुकसान हुआ है। एक प्रश्न पे हमें पता लगा कि 5 अंकों का नुकसान हुआ है, तो 50 का नुकसान यानी कि 50 अंक जो कम आए हैं वो कितने परसेंट पाए होंगे। तो इस तरीके से 5 से 50 को भाग दिया तो 10%। इसका मतलब उसके कहीं ना कहीं 10% जो है गलत है। इस सवाल के हिसाब से अगर हम देखें तो उसके 10% क्या है गलत है ना। अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो टोटल कितने परसेंट थे 30। अब हमने देखा कि 10 क्या है उसके गलत, है ना, और सही कितने बचे, जैसे कि उन्होंने कहा कि उसके ठीक उत्तर कितने हैं, तो उसके 20% क्या थे सही। अगर आप ये कैलकुलेशन रिपीट करना चाहो कि आपका सवाल ठीक है तो आपको बड़े आराम से पता लगेगा कि भाई उसके 20 सवाल जो है हमने बताया कि सही है, तो 20 के लिए उसे प्रत्येक के लिए कितने अंक मिले होंगे 3, तब उसके अंक कितने बैठते 60। लेकिन हमने बताया कि उसके 10 अंक गलत हुए, तो 10 को आपने गुणा करा 2 से,
तो कितने कटे 20, अलग से कट गए तो कितने यहाँ पे 40। अब अगर आपको डाउट हो गया तो कहाँ होगा कि भाई सही के लिए तो यहाँ भी 3 लिए, लेकिन यहाँ गलत के लिए 2 लिए, जबकि यहाँ क्या कह रहे हैं हम 5, है ना, और यहाँ भाग किससे दे रहे हैं हम 5 से। जबकि हम जब सवाल को रिवर्स कर रहे हैं अर्थात उल्टा करके समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमने पाया कि 20 को 3 से गुणा करने पर कितने 60 अंक से मिलने थे, 10 गलत होने पर 2 अलग से कटे, एक्स्ट्रा कटे, तो कितने 20। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है, देखिए टोटल पर्सन हमने यहाँ 30 जो थे हमने सही मान लिए थे 30 के 30, तब अंक कितने थे 90, और यहाँ पे से मिले कितने 40, तो 50 अंक। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे हमने 30 के 30 पे हिसाब लगा रहे थे, तो 30 के 30 के अनुसार उसके टोटल प्रश्नों के हिसाब से 50 अंक कम आए थे। तो जो गलत है उन पे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अगर निगेटिव मार्किंग ना भी होती तब भी समझिए कि जो सवाल गलत होते तो 3 के हिसाब से 30 नंबर तो वैसे ही कम आ जाते उसके, है ना, 3 के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे 2 की निगेटिव एक्स्ट्रा है तो 20 और, यानी कि कुल 50 अंकों का नुकसान, यानी कि एक पर्सन पे 3 वो नहीं मिले और 2 अलग से कटे, तो यहाँ पे कितने 5, तो हमने 5 से भाग दिया। तो इस तरीके से करते हुए आपको इस तरीके से सवालों को करना है कि टोटल जोड़ लेना है, एक पर्सन पे 5 अंकों का नुकसान, तो 5 दही 50, इसका मतलब 10% क्या है गलत है, और 30 में से अगर 10 गलत है तो ठीक है, यानी कि सही उत्तर कितने हैं 20% जो इस सवाल में वो सही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल भी आपको क्लियर है, और आशा करते हैं आपको लगातार वीडियो पसंद आ रही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लगातार हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, है ना, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम आगे और बेहतर करने का प्रयास ज़रूर करते रहें। और दोस्तों आज हम इतना ही रखने वाले हैं, उम्मीद करते हैं ये सभी चीज़ आपको समझ में आई, है ना। आगे के सवाल हम कल की वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।